एक दूसरे देश की बहुत मशहूर तलवार वाली राजकुमारी दक्षिण सागर की तलवारबाजी सिखाना चाहती थी, लेकिन वो मना कर देता है। मैं ऐसे किसी से ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता जो मुझसे कम ताकतवर हो। बस हल्के से वार करके उसने राजकुमारी का गर्व वाला गोला डिफेंस आसानी से तोड़ दिया। और वो ये नहीं जानती थी कि दक्षिण सागर असल में वो 5000 साल पहले दुनिया बचाने वाला हीरो केल है। हालांकि कुछ वजहों से इतिहास में उसके बारे में कुछ दर्ज नहीं है। 5000 साल पहले दुनिया तबाह होने वाली थी। आधी अंधकार एरेबॉस को हराने के लिए 4 महान हीरो आगे आए, लेकिन एरेबॉस बहुत ताकतवर था, जिसकी वजह से बाकी सब मारे गए। फिर सबने अपनी उम्मीदें आखिरी हीरो पर लगा दी और मैजिक स्टार ने सारी ताकत सोख ली। अगले ही पल उस आदमी से बहुत जबरदस्त ताकत फूट पड़ी, चाहे उसका अपना शरीर ही क्यों न जल जाए। एरेबॉस, मैं तेरी रूह को चीर कर रख दूंगा। ये वही केल है जिसे शुरुआती हीरो कहा जाता था। अंत में उसने अपनी जान देकर एरेबॉस को हराया। अब वो 5000 साल बाद की दुनिया में जन्म लेकर आया है और देखता है कि 5000 साल पुराने इतिहास में से सिर्फ उसके होने का कोई सबूत मिटा दिया गया है। फिर सीन बदलता है और 15 साल बाद का समय आता है। तब टीचर जोर से ऐलान कर रहा है कि रॉयल ड्रान कॉलेज इस साल लूमर एंट्रेंस एग्जाम के लिए चुन लिया गया है। मुझे भरोसा है कि तुम में से कुछ लोग जरूर हीरोज रिकॉर्ड में लिखे जाएंगे। तभी टीचर ने देखा कि रेओ एक तरफ ऊँग रहा है। रेओ, क्लास, मैं मान लेता हूं कि तुम्हें पूरा कोर्स आता है, इसलिए तुमसे सवाल पूछता हूं। 5000 साल पहले हीरो कहलाने के लिए कौन सी रस्म करनी जरूरी थी? और रेओ सोचता है कि अगर नाम कमा लो तो लोग तुम्हें प्यार करेंगे, लेकिन टीचर उसके जवाब से खुश नहीं होता। तभी एक लाल बालों वाला लड़का हाथ उठाकर बोलना शुरू करता है। पुराने जमाने में भगवान से मान्यता पाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए लोग पवित्र रस्मों के जरिए चुनाव करते थे, जिनमें से सबसे जाना माना था खून की रस्म। अच्छा जवाब दिया, हमारे किंगडम का सबसे बड़ा मैजिक जीनियस ग्रिफिन ट्रेंड। तब वो धीरे से रेओ से कहता है, मैं तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार करूंगा। और तब रेओ गहरे सोच में पड़ जाता है। उस जमाने में भगवान से मिलना आसान था, कोई पवित्र रस्म नहीं थी। वो तो बस एरेबॉस से लड़ने वाले हीरोज की तारीफ में हीरोज रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन सिर्फ मेरा नाम ही क्यों मिटाया गया? तब सबका ध्यान एक तरफ होने वाली हलचल पर जाता है। देखो, वो जेल्डिंग फैमिली है, सेलिया जेल्डिंग है। फिर क्लासरूम में ऐलान होता है कि जेल्डिंग फैमिली के लोग स्कूल आने वाले हैं, इसलिए सब स्टूडेंट्स हॉल में चले जाएं। हालांकि रेओ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो वहां से चला जाता है। सीन बदलता है। रेओ अभी ट्रेनिंग खत्म करके आया है, भले ही लगन से ट्रेनिंग करने की वजह हो, लेकिन कहना ना होगा कि इस जन्म का शरीर पिछले जन्म से कहीं बेहतर है। तभी उसकी मां अचानक उस पर हमला कर देती है, जिस पर वो तुरंत अपनी तलवार उठाकर बचाव कर लेता है। तुमने काफी दिनों से तलवारबाजी की ट्रेनिंग नहीं की है, ऐसी औसत दर्जे की क्षमता के साथ तुम लूमर में दाखिल नहीं हो पाओगे। ये आखिरी टेस्ट है रेओ। अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। क्या मुझे और जोर लगाना चाहिए? ये सुनकर रेओ ने तलवार चलाकर उसे पीछे हटा दिया। माँ, क्या तुम्हारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? क्या बकवास कर रहा है? तूने सब वार रोके तो हैं? अगले ही पल वो अचानक एक थ्रस्ट मारता है। अरे, ज्यादा जोर लग गया। जब उसे लगा कि रेओ के लग जाएगा, तब उसने करवट बदलकर उसे चकमा दिया और फिर पलटकर एक वार कर दिया। आप ठीक तो है ना माँ? इसके साथ ही ये लड़ाई खत्म हो जाती है और माँ को बहुत हैरानी होती है। इस बच्चे की प्रतिभा वाकई बहुत जबरदस्त है। लेकिन रेओ, क्या तूने सच में लूमर जाने का फैसला किया है? ह्यूमन हीरो अकादमी लूमर कॉलेज, ये वो कॉलेज है जहाँ चारों जातियों के हीरोज के बारे में सबसे ज्यादा और सही हीरोज रिकॉर्ड मौजूद हैं, और सबसे ज्यादा संभावना है कि मेरे बारे में जानकारी भी यहीं होगी। बिल्कुल, मैंने फैसला कर लिया है। तब माँ को याद आता है कि जेल्डिंग फैमिली वाले हमारे घर पर आराम करेंगे। हालांकि थोड़ी अनिच्छा है, लेकिन मैं उप परिवार के मुखिया जीस जेल्डिंग से कहूंगी कि वो तुम्हें फैमिली का सीक्रेट सिखा दें, तो अगले साल तुम जरूर इतने बड़े हो जाओगे कि लूमर में दाखिला ले सको। लेकिन माँ, मैं तो इसी साल दाखिला लेने वाला हूँ। सीन बदलता है। तब जेल्डिंग फैमिली प्रोलॉफ हाउस पहुंच जाती है और सेलिया को समझ नहीं आता कि हम इस छोटी सी फैमिली के पास क्यों आए हैं। मैं तो बस लूमर एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करना चाहता हूँ। जीस कहता है, क्या तू उस रेओ नाम के लड़के के बारे में उत्सुक नहीं है? अगर वो एक ऐसा लड़का है जो अपनी मैजिक को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो कोई खास बड़ी बात नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं सोचता। थोड़ी देर बाद पिता और माँ दोनों का स्वागत करते हैं। तब सेलिया अपना परिचय देती है। मैं सेलिया जेल्डिंग हूँ, ये 1 हफ्ता मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगी। और उसे पता चलता है कि प्रोलॉफ मार्किस की पत्नी उसके पिता से बहुत मिलती है। काले बाल, लाल आंखें, क्या वो फैमिली की है? हाँ, रीना तुम्हारी बुआ लगती है। सीन बदलता है। तब जेस माँ से बात कर रहा होता है। हम अभी कॉलेज गए थे, लेकिन रेओ ने कहा कि उसे हम में दिलचस्पी नहीं है और वो घर चला आया। उसने जेल्डिंग फैमिली की बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखी। अगर इससे तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ।
क्योंकि उसे ट्रेनिंग के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं है। और जीस उत्सुक होता है कि रेओ आखिर है एक ऐसा बच्चा, उसकी प्रतिभा बहुत शानदार है। बहन, क्या तुम सच में सोचती हो कि रेओ को जेल्डिंग फैमिली की विरासत पाने का हक है? बिल्कुल। हालांकि ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा बेटा है, बल्कि उसमें पूरी तरह वो काबिलियत है। जब बहन खुद ये कह रही है तो मैं भी उत्सुक हो गया हूं, लेकिन मुझे उस बच्चे की प्रतिभा खुद जांचनी होगी। दूसरी तरफ रेओ ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठा ध्यान लगा रहा होता है। आखिरकार हो गया वो शक्ति जो सब कुछ समा सकती है। मैंने पहले प्राण ऊर्जा क्यूई इसलिए नहीं सीखी थी क्योंकि जैसे ही मैं ऊर्जा ग्रहण करता हूं, शरीर उस ऊर्जा का आदी हो जाता है, जिससे मैजिक और आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने का मौका खो जाता है। अगर पिछले जन्म में मैं उन लोगों की मैजिक और प्राण ऊर्जा को पूरी तरह कंट्रोल कर पाता तो तबाही के बीज नहीं बचते। इस जन्म मैं सीखूंगा कि उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। शुरुआत करता हूं प्राण ऊर्जा से। तभी एक शख्स सामने आता है। क्या तू रेओ प्रोलॉफ है? तेरी बुनियादी ट्रेनिंग काफी मजबूत है, मैं तुझे तलवारबाजी की स्पेशल ट्रेनिंग दे दूंगा। ऐसा क्या? और रेओ हैरान होता है। तू कौन है? मैं सेलिया जेल्डिंग हूँ। लोग मुझे तलवार की राजकुमारी कहते हैं। अच्छा, लेकिन मैं ऐसे किसी से ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता जो मुझसे कमजोर हो। तू सोचता है कि अभी तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है। शायद असली लड़ाई में तू मुझसे आगे निकल जाए, क्योंकि मैं गोला औंदरा इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन तलवारबाजी की बात अलग है। ये सुनकर सेलिया पीठ से एक लंबी तलवार निकाल लेती है। जब तुझे इतना भरोसा है तो चल मेरे साथ अभ्यास कर। तू सोचता है कि गोला सीखने से तू मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मैं तुझे असलियत दिखाता हूँ। अगर मैं जीत गया तो जितने दिन मैं यहाँ रहूंगी तू मेरा नौकर बनकर रहेगा, और अगर मैं हार गया तो मैं तेरा नौकर बनूंगी। तो चल शुरू करते हैं। अगले ही पल रेओ उस पर जोरदार हमला कर देता है। तेरी रफ्तार तो अच्छी है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। इसी वक्त रेओ जोरदार वार करता है, जिसका जोर सेलिया भी नहीं झेल पाती। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रेओ ने एक और थ्रस्ट मार दिया। ये देखकर सेलिया ने बचाव के लिए अपना गोला इस्तेमाल कर लिया। तूने कहा था कि सिर्फ तलवारबाजी का अभ्यास करेंगे ना, गोला इस्तेमाल करना क्या है? लेकिन फिर भी मैं ही जीतूंगा। गोला इस्तेमाल करना और न करना आसमान जमीन का फर्क है। तब रेओ अपनी वेट मैजिक वाली कंगन धीरे से उतार देता है। अगले ही पल एक और भी जबरदस्त वार गिरता है, जिसने सेलिया का गोला डिफेंस तोड़ दिया। हे भगवान, ये लड़का बहुत ताकतवर है। साम्राज्य की सबसे ताकतवर फैमिली अपनी सीक्रेट तकनीक दक्षिण सागर को देना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है। ये जानना जरूरी है कि फीनिक्स श्वास जेल्डिंग फैमिली की सभी गोला तकनीकों की शुरुआत है, और इसे सिर्फ फैमिली के उन लोगों को सिखाया जाता है जो काबिल समझे जाएं। अगर आप मुझे सेलिया की गलती को छुपाने के लिए ये सीक्रेट दे रहे हैं तो ये सीक्रेट बहुत सस्ता लगेगा, क्योंकि सेलिया चाहे अपनी पूरी ताकत लगा ले, फिर भी मैं ही जीतूंगा। जब रेओ ने राजकुमारी का डिफेंस एक वार में तोड़ दिया, तब दूसरी तरफ दोनों लोग ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ आ रहे थे। और ठीक उसी समय रेओ ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर आया, तब माँ ने उसे जीस को नमस्ते करने को कहा। नमस्ते, मेरा नाम रेओ प्रोलॉफ है। ये सुनकर जीस ने भी अपना नाम बताया। मेरा नाम जीस जेल्डिंग है। तू जानता होगा कि मैं तेरा मामा लगता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। और तब माँ को याद आता है कि सेलिया अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं गई थी। जब रेओ सोच रहा था कि क्या जवाब दे, तभी राजकुमारी को 2 सैनिक उठाकर बाहर ले आए। ये देखकर जीस हैरान होता है। आखिर हुआ क्या? बिना गोला सीखे ही उसने सेलिया को हरा दिया। तूने सेलिया को हरा दिया, ये तो कमाल कर दिया। लेकिन तुम्हारे बीच क्या शर्त लगी थी? कुछ खास नहीं, बस ये कि हारने वाला जीतने वाले का नौकर होगा। तो ये हफ्ता सेलिया मेरा नौकर होगी। ये सुनकर जीस थोड़ी नाराजगी से कहता है, भले ही शर्त जरूरी हो, लेकिन वो जेल्डिंग फैमिली से है, इसलिए तू उसे नौकर नहीं बना सकता। मैं चाहता हूं कि तू शर्त तोड़ दे। अब मैं तुझे इसका पूरा मुआवजा दूंगा। लेकिन रेओ तुरंत मना कर देता है। ये शर्त मैंने और सेलिया के बीच लगाई थी। अगर वो अपनी फैमिली की इज्जत का बोझ उठाती है तो उसे इसकी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। अगर तुम मुझे अपनी भतीजी की शर्म बचाने के लिए फैमिली की गोला तकनीक सिखाओगे तो ऐसी तकनीक मैं सीखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर जीस की नजरें सख्त हो जाती हैं। तेरा मतलब है कि हमारी फैमिली की तकनीक तेरे लिए बेकार है? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या तू नहीं सोचता कि तेरी ये बात बहुत हल्की है? मैं जेल्डिंग फैमिली का अपमान नहीं कर रहा हूँ। अगर जीस सर मुझे सेलिया को हराने के इनाम के तौर पर यह तकनीक देते तो मैं खुशी से ले लेता, लेकिन आप तो सेलिया की गलती को छुपाने के लिए दे रहे हैं। यानी आप मेरी ताकत को नहीं पहचानते। आपको लगता है कि अगर सेलिया हल्की में न लेती तो मुझसे न हारती। सेलिया अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी मैं ही जीतता। ये सुनकर जीस मुस्कुरा देता है, क्योंकि मेरे रवैये से नाराज होकर तू मना कर रहा है। ये लड़का बहुत बड़ी बातें करता है, काश ये हमारी फैमिली में होता। फिर जीस अपने आदमियों की तरफ इशारा करता है, सेलिया को नौकरानी वाले कमरे में पहुंचा दो। रेओ, अब से तू मुझे मामा कह के बुलाया कर। थोड़ी देर बाद रेओ वहां से चला जाता है। बहन, तू तो चाहती थी कि मैं उसे फैमिली की गोला तकनीक सिखाऊं। रेओ को फीनिक्स श्वास सिखाने के लिए मैं भैया को मना लूंगा। सीन बदलता है। नौकरानी के कपड़ों में सेलिया रेओ के कमरे में खड़ी है। शर्त के मुताबिक ये हफ्ता मैं तेरी नौकरानी रहूंगी।
ये देखकर रेयो तारीफ करता है, ये पोशाक तुझ पर काफी अच्छी लग रही है। साधारण नौकरानी वाला कपड़ा तेरे खूबसूरत चेहरे पर बहुत जंच रहा है। हालांकि ये बातें थोड़ी अशोभनीय हो सकती हैं, लेकिन मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहता। बल्कि मेरे एक दोस्त को लोगों की खूबसूरती की तारीफ करने की बहुत आदत थी। मैं उसके असर में आ गया हूं। अमर रहने वाली खूबसूरती ही सबसे अच्छी होती है, वो अक्सर यही बात कहता था। जब दुनिया शांत हो जाएगी तो मैं हर किसी तक खूबसूरती पहुंचाऊंगा। तभी सेलिया की नजर रेयो के हाथ में किताब पर जाती है। क्या ये किताब कोई स्पेशल सीखने वाली किताब है? ये तो बस बचपन से पढ़ने वाली एक परी कथा की किताब है। ये सुनकर सेलिया हैरान रह जाती है। लगता है तुझे 70 हीरोज काफी पसंद हैं। यहाँ हर जगह केल की किताबें पढ़ी हैं। जो भी बड़े हीरोज की उपलब्धियां किसी के नाम नहीं है। क्या वो असल में केल की हैं? केल तो वो धोखेबाज है जिसने बड़े हीरोज की उपलब्धियां चुराने की कोशिश की ना। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, मैं भी। तब रेयो धीरे से कहता है, नाश्ते के बाद हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और वो हैरान होती है, क्या मैं भी ट्रेनिंग में शामिल हो सकती हूँ? मैं जरूर तेरी इतनी ताकत का राज ढूंढूंगी। बिल्कुल, अगर तू मेरे साथ चल सकती है तो। थोड़ी देर बाद सेलिया हांफते हुए जमीन पर गिर जाती है। जब ताकत खत्म हो जाती है तो रिएक्शन धीमा हो जाता है और हरकतों में कमियां आने लगती हैं। क्या शरीर को कसरत करवाना ही तेरी ट्रेनिंग है? बिल्कुल। पुराने समय की तुलना में गोला तकनीक के बढ़ने के बाद से लोगों ने शरीर की ट्रेनिंग को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि गोला से शरीर की क्षमता और मजबूत हो जाती है। शरीर को कसरत करवाने का मतलब असल में गोला को ट्रेनिंग देना है। सेलिया बहुत नाराज हो जाती है। अगले ही पल वो अचानक तलवार लेकर रेयो पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसे एक ही वार में पीछे धकेल देता है और वो सैकड़ों मीटर दूर जा गिरती है। तू बहुत कमजोर है, ये कहते हुए रेयो ने उसे एक कंगन दे दी। ये कंगन वेट मैजिक का इस्तेमाल करता है, कल से ट्रेनिंग करते वक्त इसे पहन लिया कर। सीन बदलता है। सेलिया बाहर लंबी दौड़ लगा रही होती है और जीस इससे बहुत खुश लगता है। ये सेलिया के लिए अच्छा अनुभव होगा। लूमर कॉलेज में एंट्री करने से पहले उसे थोड़ी असफलता का एहसास हो जाए। तब जीस रेयो को पास बुलाता है। रेयो, मैं बड़े भाई को मनाना चाहता हूं कि वो तुझे फीनिक्स श्वास सिखाए। ये सुनकर रेयो थोड़ा हैरान होता है। फीनिक्स श्वास तो जेल्डिंग फैमिली की गोला तकनीकों की शुरुआत है, जिसे सिर्फ फैमिली के काबिल लोग ही सीखते हैं। और सेलिया पक्के लहजे में कहती है, पिताजी आसानी से राजी नहीं होंगे। बिल्कुल, इसकी एक शर्त है और वो है लूमर कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास करना। ये सुनकर सेलिया बहुत हैरान होती है। ये तो गोला ना इस्तेमाल करने वाले रेयो के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो एग्जाम असली फाइट वाला होता है। मुझे तो असली फाइट का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन ये बस अभी के लिए है। इतने में उसके मामा रेयो से राय पूछते हैं। रेयो, तू क्या सोचता है? पिताजी और माँ ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी इज्जत करूं, इसलिए मैं एंट्रेंस एग्जाम पास कर लूंगा। जब रेयो ने एग्जाम देने का फैसला किया तब जिस खुश होकर मुस्कुराया। सच में ये लड़का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है। फिर दोनों ने फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी और वक्त तेजी से लूमर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के दिन आ पहुंचा। तब ग्रिनफिन उनसे बात करने आता है। हालांकि सेलिया को उसकी याद नहीं थी। फिर वो रेयो को यहाँ से ले जाना चाहता है, तभी एक आवाज ने उसे रोक लिया। फिर दो लोग उनके सामने आते हैं और ये थे लेवरिन फैमिली के भाई बहन, अब्बाद लेवरिन और चेल्सी लेवरिन। सेलिया, बहुत दिनों बाद मिले हो। लेवरिन फैमिली और हमारी फैमिली दोनों साम्राज्य की हीरो वाली फैमिली हैं। रेयो, इस बार तो एग्जाम में जरूर उनसे आगे रहना। जेल्डिंग को कभी भी लेवरिन से हारना नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो प्रोलॉफ फैमिली से हूं ना। इतने में अब्बाद उत्सुक होता है। सेलिया, तेरे साथ ये लड़का कौन है? ये प्रोलॉफ मार्किस का बेटा है, रेयो प्रोलॉफ। अच्छा, कोई छोटा सा आदमी है। सेलिया, टॉपर मैं बनूंगा। ये कहकर वो वहां से चले गए। तभी एक आवाज आई, क्या सब आ गए? मेरा नाम अल्बी जेलविन है और मैं लूमर कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। ये सुनकर सेलिया बहुत हैरान होती है। क्या ये वही अल्बी हैं जिन्हें जादुई आंखों वाला मैजिकल बनाने वाला कहते हैं? ये तो हीरोज रिकॉर्ड में दर्ज हीरो हैं। और रेयो को अचानक पता चलता है कि उसकी बाईं आंख की मैजिक ताकत बहुत परिचित लग रही है। तब अल्बी एग्जाम के नियम बताता है। एग्जाम 2 भागों में होगा, पहला अकेले लड़ाई और दूसरा असली लड़ाई। हर किसी को दोनों तरह के एग्जाम देने होंगे, लेकिन मुझे ये तरीका बहुत मुश्किल लगता है। अगले ही पल अल्बी ने एग्जाम के नियमों को आग के हवाले कर दिया। फिर अपनी जेब से एक मैजिक किताब निकाली और हीरोज रिकॉर्ड में से अल्बी की दुनिया खोली। नाम था दानवों का जंगल। फिर अल्बी धीरे धीरे अपनी मैजिक इकट्ठा करता है। मुझे कम दक्षता वाली चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है, तो चलो दोनों एग्जाम को एक साथ कर लेते हैं। और तब रेयो को अचानक एहसास होता है कि हीरोज रिकॉर्ड सिर्फ रिकॉर्ड करने वाली चीज नहीं है। इसकी असली कीमत यह है कि हीरोज रिकॉर्ड उन अनुभवों को दिखा सकता है जो पुराने हीरोज से गुजरे थे। अगर हीरोज की दुनिया को समझ सके तो आधुनिक हीरोज की ताकत विरासत में पाई जा सकती है। ये तो एकदम हीरोज को बड़ा बनाने वाला सिस्टम है। जब रेयो ने फिर से आंखें खोली तो सबको दानवों के जंगल में पहुंचा हुआ पाया। तो ये है वो हीरोज वाली दुनिया। तब एक आवाज आई, एग्जाम का नियम बहुत आसान है, बस इस दानवों के जंगल में जिंदा बचे रहो। आपस में साथ करो या लड़ो, जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हो। जो एग्जाम छोड़ना चाहे वो अपनी छाती में रखी चीज को तोड़ सकता है। लगता है ये जगह पहले जैसी ही है, दानव रानी शिलाटूना के प्रदूषित करने से पहले वाला योगिनियों का जंगल। प्रोफेसर ने एग्जाम के नियम बताते ही काफी लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया और बहुत से लोग सोचने लगे
कि ये तो बस एक भ्रम है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन रेओ ऐसा नहीं सोचता। ये जगह भले ही परीक्षक अल्बी ने अपने जादू से एक पल में बनाई है, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब सच है। यानी अगर कोई खतरा आया तो सच में मर भी सकते हो। तभी एक तीर तेजी से रेओ की तरफ आया। उसने करवट बदलकर बचाव किया और ठीक उसी वक्त एक लड़का उसके सामने आ गया। हम पहले भी मिल चुके हैं, मुझे बस इतना करना है कि जेलिंग फैमिली के लोगों को बाहर कर दूं। लेकिन मैं तो प्रोलॉफ फैमिली से हूं, लेकिन तू सेलिया के साथ था। ये कहते हुए उसने मैजिक से हवा की दरांती बना ली और रेओ हैरान था। ये वही पुरानी मैजिक है, बिल्कुल नहीं बदली। चेल्सी मुस्कुराई, क्या तू मेरे सामने इतना चैन से रह सकता है? अगले ही पल उसने अपने हाथ की हवा की दरांती को घुमाना शुरू किया, फिर पूरी ताकत से उसे फेंक दिया। लेकिन रेओ ने बस एक वार करके उसे रोक लिया। चेल्सी हैरान थी, क्या ये रुक गया? लगता है वो अभी तक गोला इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। क्या वो उस गोला को महसूस नहीं कर पाता जो उसमें है? इतने में रेओ बोलता है, तेरा हमला बहुत ही साधारण है, क्यों ना हम साथ चलें? इस एग्जाम में ज्यादा लोगों का आखिरी तक बचे रहना ज्यादा अच्छा है। तू एक मैजिक यूजर है, तुझे एक साथी की जरूरत है। ये सुनकर चेल्सी ने अपनी पूरी मैजिक ताकत दिखा दी। मैं तो एक लड़ाकू मैजिक यूजर हूँ। तूने कहा कि मेरा हमला बहुत साधारण है ना? क्या मैंने गलत कहा? तेरा हवा वाला मैजिक अटैक बहुत एक जैसा है। इतने में चेल्सी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन तब तक रेओ गायब हो चुका था। उसकी मैजिक की कोई निशानी भी नहीं मिल रही थी। जब वो हैरान ही थी, रेओ पलटकर उसके सामने आ गया और पूरे जोर से वार किया। अगले ही पल चेल्सी वहीं गिर गई। तो चल, मैं भद्र तरीके से तुझे साथ चलने का मौका देता हूं। दूसरी तरफ सब स्क्रीन पर स्टूडेंट्स का हाल देख रहे थे। तब सबको दिखा कि चेल्सी एक खूंटी से अच्छी तरह बंधी हुई है और रेओ एक तरफ अलाव जला रहा था। जब रेओ ने अलाव जलाया तब चेल्सी की आंख खुली तो सामने ये नजारा देखा। तो अब तू मेरे साथ चलने को तैयार है? इस पर चेल्सी ने तुरंत मना कर दिया। भले ही मर जाऊं, तेरे साथ नहीं चलूंगी। मुझे अपने भाई के अलावा किसी और की जरूरत नहीं है। जब वो अपनी बंधन खोलने के लिए मैजिक इस्तेमाल करने वाली थी, तभी एक लाल रंग का मैजिक सर्कल चमक उठा। ये तो मैजिक को बांधने वाला सर्कल है। भले ही मैजिक बहुत कम है, इसलिए ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा, लेकिन मैजिक पर ध्यान लगाने का तुझे समय नहीं है। रेओ ने रस्सी खींची तो चेल्सी तेजी से आग की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर वो तुरंत साथ चलने को तैयार हो गई। तो तू अपनी फैमिली के नाम पर कसम खा। मैं लेवरिन फैमिली के नाम पर कसम खाती हूँ, मैं चेल्सी तेरे साथ चलूंगी। ये सुनकर रेओ ने रस्सी ढीली कर दी। तो आगे का काम तेरे ऊपर है, लेवरिन की मैजिक यूजर। दूसरी तरफ अल्बी पर्दे पर सब कुछ देख रहा था। ये स्टूडेंट्स का लेवल बहुत कम है और ये लोग आपस में लड़ने में लगे हैं। एग्जाम के मतलब को समझने वाले सिर्फ दो लोग हैं, सेलिया और अबाद। तभी उसकी नजर एक और ग्रुप पर पड़ी। ये लड़का किसे कहते हैं? रेओ प्रोलॉफ। हालांकि अलाव के पास इसका व्यवहार अजीब था, लेकिन इसने चेल्सी को साथ करने के लिए मना लिया। ये पहले ही पास है। हालांकि ये सेलिया और अबाद जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन ये तो एक अप्रत्याशित डार्क हॉर्स निकला। इस बीच दोनों के साथ करने से वो सामने वाले राक्षस को आसानी से खत्म कर लेते हैं और चेल्सी उत्सुक होती है, तेरा गोला आखिर है क्या? मुझे तो अभी तक तेरी मैजिक का पता ही नहीं चला। रेओ कहता है, मैं गोला इस्तेमाल नहीं कर सकता। गोला इस्तेमाल करना या ना करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे जरूरी है बुनियाद को मजबूत करना। तभी एक राक्षस उनके पीछे आ खड़ा होता है और चेल्सी तुरंत पूरी मैजिक दिखाकर उसे खत्म कर देती है। ये वार तो जबरदस्त है, लेकिन ये तरीका तूने गलत इस्तेमाल किया है। तभी रेओ को कुछ भनक लगती है। वो चेल्सी को रुकने का इशारा करता है। ये सब रेत की मूरत कैसे बन गए? मैंने पहले भी एक राक्षस देखा था जो अपने शिकार को ऐसे ही खाता था। मुझे लगता है मैं समझ गया हूं कि ये एग्जाम पास करने की शर्त क्या है। तभी एक मैजिक दर्पण उनकी तरफ आया। अगर रेओ ने तुरंत रिएक्शन न दिखाया होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। बहुत बुरा हुआ चेल्सी नहीं मरी। अगर ये मर जाती तो वो लड़का कुछ भी नहीं था। और ऐसा कहने वाला था ग्रिफिन। अगले ही पल सबने उन दोनों पर हमला कर दिया, लेकिन बस एक ही झड़प में रेओ ने एक मुक्के में सबको उड़ा दिया, जिससे ग्रिफिन घबरा गया। रेओ से कहो, चल सबको साथ मिलकर ठीक करते हैं। फिर चेल्सी लड़ाई में कूद पड़ी और रेओ लड़ाई के मूड में आ गया। इतने में ग्रिफिन मौका पाकर वहां से भाग निकला और सेलिया ने उसे देख लिया तो वो उसी दिशा में गई जिधर वो भागा था और रेओ को ढूंढ निकाला। थोड़ी देर बातचीत के बाद सेलिया ने अपना सवाल पूछा, तुम दोनों साथ कैसे हो गए? मैंने उसे साथ चलने का सुझाव दिया। वो ऐसी जिद्दी लड़की कैसे मान सकती है? सच में, इसलिए मैंने उसे बहुत मशक्कत से मनाया। फिर रेओ ने गिरे हुए लोगों को उठाना शुरू किया। हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया को समझना सबसे अच्छा है। यही इस एग्जाम को पास करने का सही तरीका है। अब इस दानवों के जंगल में थोड़ा बदलाव आया है, क्या तुम सबने देखा? वो सब सूख चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ राक्षस बहुत कम हो गए हैं? ये सुनकर सेलिया को एहसास हुआ, क्या जंगल में कोई बहुत बड़ा राक्षस आ गया है जिससे सारे राक्षस डर गए हों? वैसे भी ये जगह तो वही है जहां हीरो अल्बी ने पहली बार एक बड़े राक्षस को हराया था। तभी जंगल की गहराई से एक भयानक चीख सुनाई दी। तो बॉस आखिरकार आ गया। दूसरी तरफ ग्रिफिन धीरे धीरे जंगल की गहराई में बढ़ रहा था। साला रेओ, मैं तुझे एग्जाम फेल करवा के रहूंगा। और उसे पता भी नहीं था कि एक बहुत बड़ा राक्षस उसे देख रहा है। बॉस लेवल का राक्षस, स्पाइडर राजकुमारी तालातुनिया।
सब लोग इस बात पर बात कर रहे थे कि उन्होंने कितने राक्षस मारे। तब अल्बी ने ऐलान किया कि वो सब फेल हैं। हालांकि प्रिंसिपल को उसके इस फैसले से ऐतराज था, लेकिन उसने कहा कि जो स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते उन्हें बाहर होना ही चाहिए। असली हीरो तो खतरे के वक्त ही दिखता है। अच्छा हुआ कि रेयो ने इस जंगल की अजीबता पर ध्यान दिया, लेकिन क्या वो उस दुनिया को हरा पाएंगे? इस बीच सब लोग चीख की तरफ बढ़ रहे थे। यार कितना अंधेरा है। जब सेलिया ने मैजिक से रोशनी की तो देखा कि ग्रिफिन को उस राक्षस ने अपने मुंह में ले लिया था। ये कैसा राक्षस है? जब उसे लगा कि मैजिक से उसे बचाया नहीं जा सकता, तब रेयो ने ग्रिफिन को आवाज दी, जाग ग्रिफिन, अपने हाथ की गोली तोड़ दे। बिना देर किए ग्रिफिन ने गोली तोड़ दी। अगले ही पल एक सुनहरी रोशनी उसे कॉलेज वापस पहुंचा देती है। ये देखकर अबाद ने तुरंत हवा की मैजिक से राक्षस पर हमला किया, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यार इतना ही काफी नहीं है। फिर बॉस का पूरा रूप सबके सामने आ गया, स्पाइडर प्रिंसेस तालातुमिया। तब एक स्टूडेंट ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन राक्षस ने उसे सैकड़ों मीटर दूर पटक दिया। इतने में सेलिया ने अपनी तलवार निकाल ली। मैं इसे एक ही वार में खत्म कर दूंगी। फिर उसने एक सूरज की आग वाला वार किया। अगले ही पल उस शक्तिशाली आग ने राक्षस के शरीर को चीर दिया, लेकिन बस पलक झपकते ही घाव ठीक हो गया। ये कैसे हो सकता है? सेलिया ये सब देखकर विश्वास नहीं कर पा रही थी। नाइट और मैजिक यूजर के अटैक में बहुत फर्क होता है। ये कहते हुए अबाद ने धीरे धीरे पूरी मैजिक जमा की। अगले ही पल एक बहुत तेज हवा वाली मैजिक सीधे बॉस पर जा लगी, लेकिन तभी बॉस पलटकर उसके सामने आ गया। ये देखकर चेल्सी ने तुरंत मैजिक से मदद की, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। फिर अबाद सही सलामत नीचे आ गया। तब सब बहुत हैरान थे। ये राक्षस आखिर है क्या? इसकी तो ठीक होने की क्षमता बहुत डरावनी है। ये वही है जिसने योगिनियों के जंगल को तबाह किया था। एरेबॉस की सेना, टाटारस की दानव रानी, शिलाटू की बेटी तालातुनिया। ये सुनकर सब हांफने लगे। सच में अल्बी के बाईं आंख की मैजिक योगिनियों के राजा की थी। तालातुनिया वो राक्षस है जो कोस्लेटेड जंगल को कंट्रोल करता है। उसने लड़ाई करने वाले योगिनियों के राजा का दाहिना हाथ खा लिया था और योगिनियों के जंगल को तबाह कर दिया था। लेकिन लूना ने तो इसे मार डाला था। क्या योगिनियों के राजा के दाहिने हाथ ने इसे बचा लिया? उसके दाहिने हाथ में एक जीवन वाली अंगूठी थी, जिससे अनंत जीवन मिलता है। ये सुनकर अबाद दिलचस्पी लेता है। चूंकि ये राक्षस इस एग्जाम को पास करने की कुंजी है, तो मैं ही इसे हराऊंगा। अगले ही पल सेलिया और अबाद दोनों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उनके हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ। तब रेयो धीरे से बोला, ये राक्षस कभी भी दोबारा पैदा हो सकता है। ऐसे में बस तुम दोनों की मैजिक खत्म हो जाएगी। तो तुम्हारा क्या सुझाव है? तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। ये सुनकर अबाद ने तुरंत मना कर दिया। टॉपर तो हम हैं, लेकिन रेयो कहता है अगर हम इस हीरोज वाली दुनिया को नहीं समझ पाए तो सबके फेल होने की नौबत आ जाएगी। ये सुनते ही दोनों चुप हो गए। लेकिन भले ही हम साथ करें, उसे एक ही वार में खत्म करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली मैजिक तैयार करने में काफी वक्त लगेगा। इतने वक्त में उसे रोकने वाला हमारे अलावा कौन है? क्या तुम नहीं हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो गोला भी नहीं जानते। भले ही मैं गोला न जानता हूं, लेकिन मैं कोशिश करके करीब 5 मिनट तक टिक सकता हूं। लेकिन अगर अटैक फेल हो गया तो क्या होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। हवा और आग पुराने दोस्त हैं, दोनों एक साथ अच्छा काम करते हैं। तभी बॉस ने रेयो पर हमला कर दिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाकर बॉस की लंबी टांग काट दी। इससे मुझे पुरानी बातें याद आ गईं। फिर रेयो ने कुल्हाड़ी बॉस की आंख पर मारी। बहुत दिनों बाद मिले हो तालातुनिया के दानव। तब रेयो थोड़ा हैरान होता है, बिना गोला के बस इतना ही नुकसान कर सकता हूं? फिर वो चेल्सी की तरफ इशारा करता है, तू हवा की मैजिक से उन हथियारों को मेरे पास भेज दे जो पास में पड़े हैं। लेकिन तू इतना तेज चलता है, तलवार लेते वक्त खुद को चोट पहुंचा लेगा। रेयो कहता है, मैं संभल जाऊंगा, तू जल्दी हथियार भेज। ये सुनकर चेल्सी ने हवा की मैजिक से मदद की। आवाज से पता चल रहा था कि चेल्सी ने उसे एक टेढ़ी तलवार और एक लंबी तलवार भेजी है। उसने मौके पर छलांग लगाकर उन्हें पकड़ लिया। अब देखते हैं मेरी ताकत। अगले ही पल बस एक परछाई दिखी। रेयो ने एक साथ कई वार कर दिया। तब एक जोरदार धमाका हुआ और हथियार टूट गया। अगला लाओ। चेल्सी ने फिर से हवा की मैजिक से मदद की। वो सब देखकर बहुत हैरान थी। ये लड़का हमारी ही उम्र का है, लेकिन लगता है मानो कोई योद्धा देवता हो। अबाद को भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो ये कोई छोटा सा आदमी नहीं है। ये एहसास अभी भी नहीं बदला है। अगर मैं इस कीड़े को भी नहीं मार सका तो वो लोग नीचे मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगला लाओ। तब चेल्सी ने कहा कि अब कोई हथियार नहीं बचा है। ये सुनकर रेयो बहुत हैरान हुआ, लेकिन अच्छा हुआ कि सेलिया का गोला मैजिक तैयार हो गया था। मैं तैयार हूँ, तू जल्दी हट जा। अगले ही पल एक बहुत जबरदस्त आग वाली मैजिक आई, जिसने मकड़ी के बॉस को जलाकर राख कर दिया। फिर एक अंगूठी वहां गिरी और सामने एक मैसेज आया, अल्बी की दुनिया, दानवों का जंगल पूरा हुआ। आखिरकार खत्म हुआ। सेलिया ने राहत की सांस ली। ये लड़का सच में 5 मिनट तक राक्षस को रोके रहा। कितना ताकतवर है। बिल्कुल 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 हीरो वाली कहानियों के हीरो जैसा। अच्छा, बिल्कुल, मैं एक लड़ाकू मैजिक यूजर बनना चाहता हूँ। मुझे करीब से लड़ना सीखना है। क्या तू मुझे सिखा सकता है? और सेलिया ने शरारत से कहा, काश तू रेयो की ट्रेनिंग लेता।
तब रेयो ने धीरे से जमीन से अंगूठी उठाई। सोचा था कि मिलने वाली चीज अंगूठी होगी। अगले ही पल एक योगिनी उसके सामने आ गई। प्रिंस शिरोड, क्या तू मुझे पहचानता है? मैं केल हूँ। बिल्कुल। शिरोड मुस्कुराया, फिर वापस अंगूठी में चला गया। लगता है वो योगिनियों का राजा बन गया है। तो अल्बी को जो खजाना मिला वो उसकी मैजिक आंखें थीं। इतने में एग्जाम खत्म होने का समय आ गया और सामने एक मैसेज आया, गेम पूरा करने का इनाम, योगिनियों के राजा की शपथ। सामने वही चेहरा देखकर रेयो गहरे सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ लूमर कॉलेज के प्रिंसिपल कैलियन बेडिन धीरे से बोलते हैं, लगता है पश्चिमी क्षेत्र का एग्जाम खत्म हो गया। उनके सचिव हैरान होते हैं, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? बाकी क्षेत्रों में अभी एग्जाम चल रहे हैं। लेकिन अल्बी प्रोफेसर ने कितने स्टूडेंट्स को पास किया है? करीब 40 से ज्यादा, अभी काफी हैं। मैं तो सोच रहा था कि इस बार सिर्फ 10 लोग ही पास होंगे। और सचिव उत्सुक होता है, सेलिया और अबाद में से पहले नंबर पर कौन आया है? प्रिंसिपल कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तय नहीं हो पाया, दोनों में कमाई बराबर है। लेकिन एक लड़के को न्यू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनने का सुझाव दिया गया है। अल्बी प्रोफेसर ने बताया है, सेलिया या अबाद में से कोई नहीं। इस बार तो एक अनजान नाम है। इसी समय एग्जाम हॉल में सब लोग सेलिया और अब्बाद के नाम के नारे लगा रहे थे, लेकिन अल्बी पर्दे पर रेयो को देखकर सोच में पड़ गया। न्यू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनाव, रेयो प्रोलॉफ। सब्जेक्ट है नाइट स्टडीज। चुनने का कारण ये हीरो मटेरियल है। जब अल्बी ने खुद ऐसा कह दिया तो मैं इस स्टूडेंट के बारे में और उत्सुक हो गया हूँ। जब एग्जाम खत्म हुआ, रेयो पूल में लेटा था। ये सोचकर हैरान था कि पूरा करने का इनाम योगिनियों के राजा की शपथ कैसे मिल गया। ये तो ध्यान रखने वाली बात है कि आज तक मौजूद सारी हीरोज वाली दुनिया को पूरा करने पर भी कोई इनाम नहीं मिलता था, लेकिन मुझे इनाम कैसे मिल गया? आखिर क्यों? जब रेयो इस सवाल के बारे में सोच रहा था तभी माँ अचानक उसके सामने आ गई। रेयो, क्या तू जानता है कि मुझे जेल्डिंग फैमिली से क्यों निकाल दिया गया था? पुराने समय में मैं अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जेल्डिंग फैमिली वाली स्पार्क खो बैठी थी। हालांकि मुझे अपने चुनाव पर कभी पछतावा नहीं हुआ। रेयो, मैं चाहती हूं कि तू अपनी प्रतिभा और ताकत को सही रास्ते पर लगाए। और हाँ, लूमर कॉलेज में जगह मिलने पर बधाई हो। सीन बदलता है, रेयो पोर्टल से होकर लूमेरिया पहुंचता है। वो है लूमर कॉलेज। तभी जीस की आवाज आती है, रेयो, तेरा पिछला एक महीना कैसा गुजरा? लूमर एंट्रेंस एग्जाम पास करने पर बधाई हो। और रेयो उत्सुक होता है कि मामा यहाँ क्यों हैं? पिछले महीने फैमिली में मीटिंग चल रही थी। क्या तू जानता है क्यों? क्या फैसला हो गया कि फीनिक्स श्वास की विरासत किसे मिलेगी? बिल्कुल, भले ही बहन फैमिली छोड़ चुकी है, लेकिन तू बहन का बेटा है और बुजुर्ग लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि तूने पश्चिमी एग्जाम पास किया है। ये कहते हुए जीस ने रेयो को सब स्पेस चाबी दे दी। रेयो ने चाबी घुमाते ही एक किताब सामने आ गई। इस पर अपना खून टपका। बिना देर किए रेयो ने अपनी उंगली काटी। खून टपकते ही एक सुनहरी रोशनी चमकी। अब से सिर्फ तू ही ये किताब पढ़ सकता है। तब जीस धीरे से बोला, जेल्डिंग फैमिली की सीक्रेट तकनीक सीखना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तू जल्दी ही सीख जाएगा। जेल्डिंग फैमिली का सदस्य बनने पर बधाई हो। सीन बदलता है, रेयो शहर में आता है। सेलिया से मिलने की जगह यही है। तभी एक लड़की उससे टकरा गई। वो माफी मांगती है, माफ करना। चलते वक्त सामने नहीं दिखा, फिर जमीन पर गिरी किताबें समेटकर जाने लगी। लेकिन उसका स्टूडेंट कार्ड गिर गया। क्लोई मुलर लूमर कॉलेज का नया स्टूडेंट लगता है। थोड़ी देर बाद रेयो एक दुकान पर पहुंचता है और सेलिया शिकायत कर रही होती है कि इतनी देर कैसे लगा दी। यूनिफॉर्म, सब्जेक्ट बुक समेत बहुत सारा सामान खरीदना है। माफ करना, मामा जी से मिलना हो गया था, तो क्या नतीजा रहा? तब रेयो ने अपनी उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल उसके चारों तरफ आग के गोले की एक जबरदस्त लहर उठ खड़ी हुई। तो कुछ ऐसी ही स्थिति है। ये देखकर सेलिया बहुत हैरान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? मुझे सीखने में 3 हफ्ते लग गए थे। रेयो, तू आखिर है कौन देवता? सीन बदलता है, सब लोग नाव के पास खड़े उसके करीब आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक आवाज आती है, सबको नमस्ते। मैं पहली साल की नाइट साइंस के लूमर कॉलेज प्रोफेसर हूँ, आइन आइलैंड डू। अब लूमर कॉलेज जाना है, सब जल्दी नाव पर चढ़ो। थोड़ी देर बाद एक आवाज ने दोनों को रोका। उधर के प्यार करने वाले, जरा रुको, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम कार्ल थॉमस है, मैं मोइरा किंगडम से हूँ। हथियार से लेकर दवा तक जो चाहिए तुरंत मुझसे ले सकते हो। ये कहते हुए उसने रेयो को अपना कार्ड दिया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं डेरोड किंगडम से हूँ। मेरा नाम रेयो प्रोलॉफ है। डेरोड किंगडम पश्चिमी परीक्षा क्षेत्र होता है। तूने परीक्षा पास कर ली, ये तो बहुत बड़ी बात है। और तब रेयो देखता है कि यहाँ बहुत शांति है। इतनी शांति की शक करने लगता है। फिर उसकी नजर प्रोफेसर पर जाती है, लेकिन कार्ल कहता है कि नामकरण समारोह से पहले वे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना शुरू नहीं करेंगे। तभी एक जबरदस्त झटका लगता है। अगले ही पल समुद्र से एक बहुत बड़ा तंबू निकलता है और जोर से नाव पर पटकता है। ये देखकर सब प्रोफेसर से मदद मांगने लगते हैं। आइन प्रोफेसर, हमारी मदद करो। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो लूमर कॉलेज के स्टूडेंट हो, किंवदंती के नायकों के वंशज हो। जब संकट आए तो अपने बल पर जीत हासिल करो। अगले ही पल एक विशाल ऑक्टोपस सबके सामने आ जाता है। लड़का स्टेज पर खड़ा होता है और सब हैरान रह जाते हैं। यहां तक कि सबसे मजबूत प्रमुखों को भी न्यू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुना गया। इस लड़के में आखिर कितनी ताकत है?
जब विशाल ऑक्टोपस आया तब रेयो ने तुरंत उसका तंबू काट डाला। सेलिया, तू हमेशा संभल कर रहना। बिल्कुल, लेकिन तू पहले अपना ध्यान रख। अगले ही पल ऑक्टोपस ने पानी का एक बहुत तेज धार मारा, जिससे सेलिया सैकड़ों मीटर दूर जा गिरी। इतने में ऑक्टोपस ने अपने तंबू से एक स्टूडेंट को पकड़ लिया। ये देखकर रेयो और सेलिया ने तलवार चलाकर सामने वाले तंबू काट डाले। कार्ल हैरान था। सेलिया जो पश्चिमी प्रमुख है, उसकी ताकत में कोई शक नहीं, लेकिन रेयो, ये लड़का इतना ताकतवर कैसे है? तभी एक जमा हुआ तंबू हवा से गिरा और जब दोनों ने ऊपर देखा तो सामने वही चेहरा था जो पहले मिला था। ये तो वही लड़की है। अगले ही पल उसने जमा देने वाली जादू से ऑक्टोपस पर हमला किया। फिर वो धीरे से बोली, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वे पीछे क्यों नहीं छिप जाते? और कार्ल को लगा, मजबूत लोग ये नहीं सोचते कि हम उनकी लड़ाई में शामिल हैं या नहीं। इतने में फिर से कटे हुए तंबू हवा में उड़ रहे थे। ये तो लेवरिन के भाई बहन थे। तब अब्बाद सेलिया से बोला, सेलिया, हमारी प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है। और चेल्सी रेयो को देखकर मुस्कुराई। दूसरी तरफ प्रोफेसर सबके प्रदर्शन को देख रहे थे। लूमर कॉलेज जाने वाली झील में तरह तरह के जीव मिलते हैं, ये उनके स्वागत समारोह के लिए अच्छे हैं। उसकी सोच सही निकली। प्रमुखों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। पूर्वी क्षेत्र का चेंसिया, पश्चिमी क्षेत्र की सेलिया जेल्डिंग और अबाद लेवरिन, उत्तरी क्षेत्र की क्लोई मुलर, दक्षिणी क्षेत्र के वोराडेन टैडन और मध्य क्षेत्र के डुरान मोइरा। इस साल के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्रभावित उस अनजान स्टूडेंट ने किया, जिसकी तलवारबाजी साफ और सटीक थी। उसके चलने का तरीका ऐसा था जैसे उसे पहले से पता हो कि समुद्री राक्षस कैसे हमला करेगा। जल्दी ही वो नाइट क्लास में नजर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद सब लोग कॉलेज पहुंच गए। कार्ल को भी उम्मीद नहीं थी कि उसने अपनी सारी दवा खत्म कर ली होगी। इतने में आइन प्रोफेसर धीरे से बोलते हैं, तुम्हें इस झील पर अक्सर आना जाना होगा, इसलिए जल्दी ही अभ्यस्त हो जाओ। तो चलो नामकरण समारोह में चलते हैं। सीन बदलता है। सब लोग कॉलेज के एरिक प्रैक्टिस ग्राउंड में पहुंचते हैं। तब प्रोफेसर कहते हैं, हर क्षेत्र के हिसाब से खड़े हो जाओ। प्रमुख स्टूडेंट हर लाइन के आगे खड़े होंगे। फिर कैलियन प्रिंसिपल बोलना शुरू करते हैं, मुझे लंबी चौड़ी बातें करना पसंद नहीं है। अगर तुम्हारा सपना हीरो बनने का है तो अपने रास्ते पर चलो, अपनी हदों को पार करो। हम लूमर कॉलेज को ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है जो ऐसा ना कर सकें। ये कहते हुए प्रिंसिपल ने एक ही वार में स्टेज तोड़ दी। अब न्यू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को भाषण देने के लिए ऊपर आने को कहा जाता है। फिर सबके सामने प्रोफेसर ने नाम ऐलान किया, रेयो प्रोलोफ। खुद प्रोफेसर भी हैरान था, क्या परीक्षक ने बताया है? थोड़ी देर बाद रेयो स्टेज पर खड़ा होकर भाषण देने लगता है, लेकिन सब शोर मचाने लगते हैं। न्यू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव प्रमुख स्टूडेंट्स में से नहीं है। रेयो प्रोलोफ, ये नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। उसकी आंखें और उसका व्यवहार हमें चिढ़ाने जैसा लगता है। जब प्रोफेसर सोच रहे थे कि इस साल का नामकरण समारोह ठीक ठाक गुजर जाएगा, तभी रेयो सबसे जोर से बोलता है, अगर किसी को ये जगह चाहिए तो ऊपर आकर छीन लो। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मैं किसी से नहीं डरता। सीन बदलता है। सब लूमर कॉलेज के छात्रावास में वापस आते हैं। अब एक हफ्ते की आराम की क्लास शुरू होती है। इस बीच तुम चाहे कोई भी सब्जेक्ट चुनो, कोई बात नहीं, तुम वो क्लास सुन सकते हो जो तुम सुनना चाहते हो। इस दौरान तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स चुनने हैं जो तुम सीखना चाहते हो। तो कल देर ना हो, इसलिए आज सब जल्दी आराम करो। रेयो, तू तो मेरे बगल वाले कमरे में रहेगा, ये सोचा भी नहीं था। कार्ल से अलग होने के बाद रेयो अंत में अपने कमरे में लौटता है। बिस्तर पर लेटते ही उसे लगता है, पता नहीं लूमर कॉलेज के अभिलेखागार में मेरे हीरोज रिकॉर्ड के बारे में कुछ मिलता है या नहीं। जैसे ही रियो अकादमी में आया, उस वक्त वो कार्ल के साथ खाना खा रहा था और तभी ड्यूरान ने चम्मच जोर से मेज पर पटका और मन ही मन कहा, कल तूने जो स्पीच में कहा था, क्या वो सच में सच था? हाँ, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं सेंट्रल चीफ हूँ, तू मुझे नहीं जानता। इस पर रियो ने उसे इग्नोर कर दिया। फिर ड्यूरान ने धीरे से पावर जमा करना शुरू कर दी। अगले ही सेकंड उसने एक लात मारी और पूरी मेज पलट दी। ये देख रियो ने बिना देर किए उछलकर सारा खाना हवा में ही पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में उसने डबल पैटी वाला बर्गर बना लिया। अच्छा खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सुनकर ड्यूरान को बहुत गुस्सा आया। मैं अब तुझे उस पोजीशन से नीचे खींच कर लाऊंगा। तभी एक शक्ल उनके पीछे आई। चलो देखते हैं। एक तो सेंट्रल चीफ, दूसरे न्यूमर रिप्रेजेंटेटिव। कब से तुम लोग लूमेर अकादमी में लड़ने लगे? मतलब तुम लोग तैयार हो? सीन पलटता है। उस वक्त नाइट टेम्परेरी क्लास का टाइम था और साइड के स्टूडेंट्स को बड़ा कुतूहल हो रहा था। वो प्रोफेसर इतने बज गए क्लास को, रियो क्यों नहीं दिखा? तभी रियो और ड्यूरान हांफते हुए सबके सामने आए। ये देख सेलिया को बड़ा कंफ्यूजन हुआ। रियो, ये सब क्या है? कुछ नहीं, जरा सा काम था। थोड़ी देर बाद आइन प्रोफेसर ने क्लास लेनी शुरू की। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेशमैन नाइट क्लास, आइन आई लॉन्डू। जैसा कि सबको पता है, माना ने 3 ताकतों मैना, लिंक पावर और क्यू को जन्म दिया है, जिसमें से क्यू पर कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों है? तब सेलिया ने धीरे से बताया, क्योंकि क्यू बदलते हुए माना की फ्लूइडिटी खो देती है। जवाब सही है। मैना और लिंक पावर माना के नेचुरल फॉर्म का यूज करती हैं, जबकि क्यू माना को अंदर ले जाकर प्रोसेस करती है। ऐसे में हम क्यू फील्ड को कैसे यूज करते हैं?
क्या जब यूज करने का मन करे तब वो अपने आप नहीं आ जाती? तभी रियो ने धीरे से बताया, हम माना को जलाकर क्यू फील्ड यूज करते हैं। जवाब सही है। तो क्या तुम्हें पता है कि माना जलाते वक्त सबसे जरूरी क्या है? फिजिकल स्ट्रेंथ। ये सुनकर आइन थोड़ा हैरान हुआ। रियो, तुम्हारे जवाब सुनकर बड़ा हैरानी होती है। क्या तुमने क्यू फील्ड के बारे में पहले से पढ़ाई कर रखी है? इस पर रियो ने कहा कि नहीं पढ़ा, फिर भी क्यू फील्ड की असलियत समझ गया। अब थ्योरी क्लास इतनी ही काफी है, आगे चलकर पहले शरीर को थोड़ा हिला लेते हैं। अगले ही पल आइन हवा में उड़ने लगा। ये है क्यू वेव। इसके पीछे का सिद्धांत है क्यू फील्ड पावर को पैरों पर फोकस करना, और क्यू फील्ड के यूज के तरीके बहुत सारे हैं। सीन पलटता है। सब लोग क्यू फील्ड के अलग अलग यूज ट्राई कर रहे थे और सेलिया ने एक ही बार में क्यू वेव सीख ली। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें सिखा दूं, लेकिन रियो ने साफ मना कर दिया, क्योंकि क्यू फील्ड के यूज करने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है। तभी आइन ने सबको आवाज लगाई। सबको पता है आज सुबह थोड़ी गड़बड़ी हुई थी। ड्यूरान और रियो कृपया आगे आएं। और वो बहुत उत्सुक था। ड्यूरान, तुम्हें किस बात का इतना गुस्सा आया था? मुझे कोई गुस्सा नहीं था। अब कृपया दोनों ट्रैक पर आए जाएं। फिर आइन ने सबको कहा, सेंट्रल चीफ ड्यूरान और फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव रियो ग्रेड के रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन के लिए 1 बाय 1 रेस करेंगे। इस रेस में तुम लोग क्यू फील्ड यूज कर सकते हो। ये सुनकर ड्यूरान हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद कार्ल ने सबको साथ बुलाकर शर्त लगाने को कहा, जिनमें हीरो ब्लड है गोल्डन मोयरा डच्ची का जीनियस, लाइटनिंग क्यू फील्ड का एक्सपर्ट ड्यूरान, बनाम बॉर्डर का डार्क हॉर्स जिसने चीफ को हराकर ग्रेड रिप्रेजेंटेटिव बना है। उस वक्त सब आपस में बातें करने लगे। उसकी और सेलिया की बातचीत से लगता है वो क्यू स्टेप तक नहीं जानता। सेंट्रल रीजन का चीफ हर कोई नहीं बन सकता। हो सकता है उसका पावर सच में बहुत स्ट्रांग हो। तब आइन ने कहा, कौन जीते हारे, रेस का रिजल्ट तो सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यही नाइट की स्पिरिट है। जो पहले पॉइंट पर पहुंचेगा वही जीतेगा। और सेलिया अच्छे से जानती थी रियो के जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन ये लड़का हमेशा हमारी कल्पना से बाहर निकलता है। आइन के आदेश देते ही अगले ही सेकंड दोनों तेजी से दौड़ने लगे। ड्यूरान ने क्यू स्टेप यूज करके रियो से बहुत आगे निकल गया, जबकि रियो क्यू स्टेप भी यूज नहीं कर पा रहा था। ये देख, वहां खड़े सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। इतना ही पावर है तो ये न्यूमर रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन गया? और चेल्सी ने पहली बार जाकर रियो को चीयर किया। इसी वक्त जब ड्यूरान पॉइंट के करीब पहुंच रहा था, तभी रियो ने अचानक कदम रोक लिए और फिर ऑडियंस सीटों की तरफ भागने लगा। ये देख सेलिया को हैरानी हुई। ये पागल क्या करने जा रहा है? अगले ही सेकंड रियो ने क्यू फील्ड को अपने पैरों पर फोकस किया, फिर तेजी से ऑडियंस सीटों की ऊंचाई तक दौड़ गया। दूरी पक्की करने के बाद उसने अपनी टांगों से जोर लगाया। एक जोरदार आवाज के साथ रियो उसी स्पीड से आगे की तरफ उड़ा। मैं पहले निकलता हूं, धीमे आदमी। फिर रियो आराम से जमीन पर उतर गया और यूं ही ड्यूरान की हैरान निगाहों के सामने रियो ने पॉइंट पूरा कर लिया। सब बहुत हैरान हो गए। अभी क्या हुआ था? ड्यूरान सबसे तेज था। ये सोचा नहीं था कि रियो जीत जाएगा। पर क्या वो क्यू स्टेप नहीं सीखा? और सिर्फ सेलिया ही जानती थी, वो तो फीनिक्स स्टेप था। इसी वक्त पास में खड़े आइन प्रोफेसर बहुत सोच में पड़ गए। ड्यूरान ने अपनी मजबूत लाइटनिंग क्यू फील्ड से स्पीड तो बढ़ा ली। पहले से अंदाजा था भी, लेकिन उसकी स्पीड कल्पना से कहीं ज्यादा निकली। रियो की स्पीड तो ड्यूरान से कम थी, लेकिन क्यू फील्ड यूज करने में वो ज्यादा माहिर था। अपनी फ्लेम क्यू फील्ड को पैर के अंगूठे पर फोकस करके एक क्यू जंप मारा। सच में बहुत काबिलियत है। तब रियो ने ड्यूरान से कहा, अच्छी रेस थी, अगर लंबी दौड़ होती तो नतीजा कुछ और होता। लेकिन ड्यूरान उसकी निकनियति कबूल करने को तैयार नहीं था। और आइन बहुत खुश था। इस बैच के स्टूडेंट्स में से शायद सच में एक हीरो तैयार हो सकता है। इसी वक्त चेल्सी भी बहुत खुश थी। भैया बहुत तगड़े हो। मैं भी भैया के साथ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। जब कार्ल रियो को चाय पीने बुलाने लगा तो रियो ने वहीं मना कर दिया, मैं समन क्लास में जा रहा हूँ। फिर वहां से टर गया और उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ, नाइट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट समन क्लास क्यों ले रहा है? वो क्या सोच रहा है? सीन पलटता है। रियो बहुत सोच में पड़ा था। अभी भी एक सवाल बचा है जो सुलझा नहीं है कि आखिर स्पिरिट किंग की प्रतिज्ञा क्यों मिली। हीरो वर्ल्ड का इनाम आमतौर पर उस वर्ल्ड के मालिक की ताकत से जुड़ा होता है। मुझे इनाम में समन क्षमता मिली, जबकि आल्बी एक मैजिशियन था। समन से उसका कोई रिश्ता नहीं। मुझे मैजिक से जुड़ी क्षमता मिलनी चाहिए थी और स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्लाइंग पैराडाइज जाना पड़ता है। फिलहाल तो यूज नहीं कर सकता। तभी एक आवाज ने उसे रोका, तुम भी समन क्लास लेने आए हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा रियो। आई एम ईस्ट चीफ चियोनशी। एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों बातें करने लगे। तुम तो नाइट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, समन में भी तुम्हारी इंटरेस्ट है? बिल्कुल, मैं समन कला सीखना चाहता हूँ। इसी वक्त चियोन ने वाटर स्पिरिट समन किया। तुम्हारा किस स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? फिलहाल मेरा किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। आगे कभी मदद चाहिए तो बुला सकते हो। और रियो उत्सुक था, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 17 साल का हूँ। मेरा ख्याल है तुम 15 साल के हो। 17 साल? दिखते तो चेल्सी से भी छोटे हो। साथ ही चियोन ने फिर कहा, ड्यूरान वाली रेस बहुत इंप्रेसिव थी। कुछ ही दिनों में मैं भी तुम्हें चैलेंज करूंगा। बिल्कुल, कभी भी चलो। सीन पलटता है।
सब लोग प्रोफेसर का इंतजार कर रहे थे। इतने कम लोग ही क्यों हैं? नो चॉइस, समन क्लास इतनी पॉपुलर नहीं है। बातें ही कर रहे थे कि एक बड़ा सा ब्लैक फ्लाइंग ड्रैगन धीरे से सबके सामने उतरा। फ्रेशमैन के नए स्टूडेंट्स, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। माय नेम इज यूरामानी, तुम्हारी समन क्लास में प्रोफेसर हूँ। और रियो ने सोचा वो लूना और लीशनाई के सामने बिल्कुल अलग किस्म की खूबसूरत लगती है। अगर देविनो यहाँ होता तो हंगामा हो जाता। तब यूरा ने कहा, क्या यहाँ सब में समन क्षमता है? तो फिर अभी प्रैक्टिकल लोकेशन पर चलते हैं। कार्लो समन स्ट्रीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2 लोगों की टीम बनाकर स्ट्रीट पर बैठो। अगर नहीं कर सकते तो जल्दी यहाँ से निकलो। फिर रियो और चियोन ने एक टीम बनाई। थोड़ी देर बाद सब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। चियोन बहुत खुश था। स्ट्रीट इतने शांत कैसे हो सकते हैं? लेकिन रियो ने उसे सावधान रहने को कहा। आखिर पहली बार स्ट्रीट पर बैठे किसी के लिए उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। वो इतने शांत इसलिए हैं क्योंकि वो प्रोफेसर का मुंह ताक रहे हैं। प्रोफेसर के सीटी बजाते ही अगले ही सेकंड स्ट्रीट अचानक बेकाबू हो गए। स्ट्रीट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो लूमेल के स्टूडेंट होने का क्या मतलब? तुम लोग सीखो कैसे कंट्रोल करना है। उसी समय स्ट्रीट काफी बेकाबू था और तब रियो ने धीरे से बताया, तुम उन पर ताकत से कंट्रोल करना चाहते हो, ये उन्हें और ज्यादा गुस्सा दिलाता है। फिर रियो ने चियोन के हाथ से लगाम ले ली। देखो, ऐसे करो। ये देखकर यूरा भी रियो से काफी प्रभावित हुई। मेरा ख्याल है उसने नाइट डिपार्टमेंट चुना था। क्या वो स्ट्रीट पालता है? इतनी अच्छी राइडिंग कैसे आती है? और कार्लो ने कहा, उसका परिवार ऐसा नहीं लगता जो स्ट्रीट पाल सके। तो ये सीधा टैलेंट है। लगता है हमें एक छुपा हुआ रत्न मिल गया है। रियो के स्ट्रीट को कंट्रोल करने के बाद सब जल्दी ही स्पिरिट आइलैंड पहुंचे और तब उसकी नजर पेड़ पर लगे संतरे पर पड़ी। जैसे ही उसने संतरा तोड़ा, एक पंख उसके हाथ पर गिरा। फिर उसने वो संतरा स्ट्रीट को खिला दिया। थोड़ी देर बाद यूरा ने ऐलान किया कि आगे एग्जाम होगी और साइड का स्टूडेंट हैरान था, क्या टेम्परेरी क्लास की भी एग्जाम होगी? बिल्कुल। आखिर समन बाकी 2 मेजर्स के मुकाबले हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। समन के लिए सिर्फ माना सेंसिबिलिटी नहीं चाहिए, स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्पिरिट अफिनिटी चाहिए और स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए टेमिंग एबिलिटी चाहिए। यही वजह है कि समन हीरो दूसरे 2 प्रोफेशन से कम है। अगर तुम समन हीरो बन गए तो तुम बाकी 2 प्रोफेशन से भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हो। उसी वक्त एक लड़की ने पूछा, प्रोफेसर आप हमारी क्या परीक्षा लेंगे? ये बोलने वाली थी नॉर्थ स्पिरिट हीरो फैमिली, हेल्गिन फैमिली की बिलिशाबाद हेल्गिन। तब यूरा ने जवाब दिया, स्पिरिट समनर के लिए एक हथियार होते हैं। मैं तुम्हारी टेमिंग एबिलिटी की परीक्षा लूंगा। एग्जाम बहुत आसान है। जंगल से एक स्पिरिट को टेम करके लाना है। अगर स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो स्पिरिट तुम्हारी हुई। ये सुनते ही सब जंगल के अंदर की तरफ भागने लगे। इसी वक्त एलिजाबेथ ने रियो से कहा, फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव, सुन रही हूं तुमने ड्यूरान को हराया। मुझे समन में तुम्हारे परफॉर्मेंस की बहुत उम्मीद है। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और योरा ने इन नए स्टूडेंट्स को देखकर चुपके से खुशी मनाई। लगता है ये लड़के इस साल की मुख्य ताकत बनेंगे। सीन पलटता है, रियो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में आ गया। फिर उसने अपने पास रखा हुआ वो पंख निकाला। अगले ही सेकंड रियो आग की लपटों से घिर गया और फिर वो पंख जलकर खत्म हो गया। सच में ये चीज उसी की थी। दूसरी तरफ रीना रियो के बारे में सोचकर थोड़ा टेंशन में थी। आखिर एंट्रेंस का पहला दिन है। तब रियो के सामने अचानक तेज आग लगने लगी। रियो को कुछ नहीं होगा। ये तापमान तीनों दिग्गज स्पिरिट्स में से एक फीनिक्स का है। अगले ही सेकंड एक आवाज गूंजी, क्या तुम गिल्डिंग परिवार का बच्चा हो? तुम में रीना की आग की महक है। क्या तुम मेरी माँ को जानते हो? बिल्कुल, रीना मेरी उपकारी है, पिलीना। तीनों दिग्गज स्पिरिट्स में से एक फीनिक्स। फिर दोनों ने एक दूसरे को जाना। रियो ने पूछा, तुम क्यों कहती हो कि मेरी माँ तुम्हारी उपकारी है? क्योंकि रीना मेरी प्रतिज्ञा करने वाली एलन लॉन्डिया की उपकारी थी, हीरो एलन। उस वक्त वो सेलेन ड्यून में मिशन कर रहा था। उसने न सिर्फ अपने सभी साथियों को खोया बल्कि खुद भी बुरी तरह घायल हो गया था। तब उसकी मदद तुम्हारी माँ ने की थी। इस पूरे मामले में रीना का आग का पिटारा खो गया। अगर वो मामला नहीं हुआ होता तो शायद रीना भी हीरो बन चुकी होती। और तब रियो ने धीरे से कहा, माँ ने कहा था वो अपने की पर कभी नहीं पछताती। लेकिन तुम लूमेल में क्यों आई, मैं ये नहीं बता सकती। हालांकि तुम तो नाइट डिपार्टमेंट में हो, यहाँ क्यों आए? क्योंकि मैं समन टेम्परेरी क्लास ले रहा हूँ। ये सुनते ही पिलीना को बड़ा झटका लगा। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है रियो, क्या ये नसीब है? आखिरकार मैं तुम्हारी माँ का उपकार चुका पाऊंगी। फिर उसने रियो को एक फीनिक्स अंडा दिया। ये मेरा बच्चा है। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन तुम अपनी समन क्षमता से इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकोगे। हालांकि जो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था उसके साथ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। क्या अब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? बिना देर किए रियो ने अंडे में माना डाल दी। तुम बिना झिझक के ऐसे चैलेंज करते हो, ये तो बिल्कुल रीना जैसा लगता है। सीन पलटता है रियो के अंदरूनी दुनिया में। उस वक्त एक आग हवा में तैर रही थी और जब रियो ने उसे छुआ तो आग तेजी से भड़कने लगी। ये क्या बात है? इस टेम्परेचर में सांस लेना नामुमकिन है। ये है फीनिक्स की आग, अपने शरीर को जलाकर तेज पावर रिलीज करना। इसकी कीमत है हर रोज इस दर्द को सहना। यही है फीनिक्स की जिंदगी।
मैं तुम्हारे साथ ये दर्द बांटने को तैयार हूं। अगले ही सेकंड फीनिक्स अंडा जोर से फटा और आसपास की आग को तुरंत सोख लिया। लगता है मैं सफल हो गया। और पिलीना बहुत हैरान थी। रियो, तुम सच में जीनियस हो। तुम निश्चित रूप से सबसे तगड़े समनर बनोगे। कॉन्ट्रैक्ट करने की बधाई हो। ये है फियोला, मेरे बच्चे को तुम्हें सौंपती हूँ। लेकिन क्या ये सच में फीनिक्स है? देखने में तो बिल्कुल चूजा है। दूसरी तरफ प्रोफेसर सबके एग्जाम का रिजल्ट देख रहा था। तभी एक तरफ शोर ने उसका ध्यान खींचा। चियोन ने ब्लू बेयर के बच्चे को टेम कर लिया। सोडोक्रॉव ने उस एडवांस्ड स्पिरिट को टेम कर लिया जिसे समनर भी पाल नहीं पाते। उसने कहा कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया है। उसी वक्त एलिजाबेथ एक सफेद अजगर पर बैठकर सबके सामने आई। ये बच्चा हमारे घर में नहीं है, तो मैंने इस मौके पर इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तब कार्लो ने ऐलान किया कि एग्जाम का समय खत्म हुआ और आखिरी स्टूडेंट आ गया है। अगले ही सेकंड रियो के सिर पर एक छोटा सा चूजा लिए हुए दिखा। ये देखकर सब जोर से हंसने लगे। क्या वो एक चूजा है? क्या ये लड़का समन क्लास में फेल होने वाला है? जबकि योरा प्रोफेसर की नजरों में बहुत हैरानी थी। कैसा चूजा? वो तो फीनिक्स है। ये उसके प्रोफेसर बने के बाद पहली बार था जब उसे ऐसा जीव मिला था। अगर ये आकस्मिक रूप से सुलझा नहीं है तो इस लड़के ने अपनी खुद की मैजिक प्रैक्टिस बना ली है। रियो के फीनिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सीन पलटता है। रियो को योरा के ऑफिस में बुलाया गया। तब उसने कहा, रियो, मैंने जिंदगी में पहली बार फीनिक्स के बच्चे को देखा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि स्पिरिट द्वीप पर फीनिक्स है। लूमेल एकेडमी में फीनिक्स से कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पहला फ्रेशमैन तुम हो। मुझे तुम्हारी असली पहचान पता है। तुम समन में जीनियस हो, जिस तरह का जीनियस पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारा फीनिक्स से कॉन्ट्रैक्ट करना फिलहाल सीक्रेट ही रखना, वरना बहुत परेशानी होगी। टेम्परेरी क्लास खत्म होने के दिन तुम्हें मेजर के तौर पर समन ही चुनना है, तभी तुम सबसे तगड़े समन हीरो बनोगे। सीन पलटता है। रियो और कार्ल लूमेल मैजिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में आए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यहाँ क्रॉय से मिले, तो रियो ने उन्हें हाय कहा, फिर उसका स्टूडेंट आईडी वापस कर दिया और उसे कुछ याद आया। तभी कार्ल अचानक रियो से बोला, आइस क्वीन ने मैजिक डिपार्टमेंट के चीफ की पोजीशन पर नजर जमा ली है। उसका नाम है क्रॉय मुलर। फिर कहीं और छुपने का बहाना ढूंढ लिया। अगले ही सेकंड एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा उसका रास्ता रोक लिया। तब क्रॉय ने कहा, कार्ल, तुम बिल्कुल आगे मेरे साथ बैठोगे। अगर तुम सच में क्लास में ध्यान लगाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। इसी वक्त पीछे से लेवालिन के दोनों भाई बहन ने भी रियो को हाय कहा। तभी क्लास का गेट धीरे से खुला। मैजिक क्लास लेने वाले सबको हेलो, आई एम फ्रेशमैन, मैजिक क्लास के प्रोफेसर रेनहोल्ड्स। फिर उसने अपनी टेबल पर रखे पेपर पर थपकी मारी और फिर एक फिंगर स्नैप मारा। अगले ही सेकंड सारे पेपर स्टूडेंट्स की टेबल पर पहुंच गए। टेम्परेरी क्लास शुरू करने से पहले मैजिक थ्योरी का एग्जाम लिया जाएगा। जो स्टूडेंट पास नहीं होंगे वो आगे कभी मेरी क्लास नहीं ले सकते। ये कहते हुए उसने मैजिक से एक आवर ग्लास बुलाया। लूमेल के स्टूडेंट होने के नाते ये सबसे बेसिक परीक्षा है। जिसने पेपर पूरा कर लिया वो साइड में अन्ना असिस्टेंट को दे दें। और उस वक्त रियो अपने सामने पेपर देखकर बहुत हताश था। आधुनिक मैजिक के फॉर्मूले इतने पेचीदा कैसे हो सकते हैं? समय गुजरने के साथ सारे स्टूडेंट्स ने अपना पेपर पूरा कर दिया। हालांकि सबने आखिरी सवाल खाली छोड़ दिया था, जबकि रियो बिल्कुल उलटा था, क्योंकि उसने सिर्फ आखिरी सवाल ही किया था। काश थोड़े और आधुनिक मैजिक फॉर्मूले सीखे होते। लगता है इस बार फेल होना तय है। बेहतर होगा मैजिक खुद ही पढ़ लूं। फिर वो वहां से टर्र गया। थोड़ी देर बाद रेन का बोलना फिर से शुरू हुआ। पिछले 100 सालों में मैजिक फॉर्मूले बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं। पहले जिस किसी चीज को समझकर यूज करना पड़ता था, अब उसे बस कंडीशन याद करके यूज किया जा सकता है। लेकिन इस डेवलपमेंट की वजह से मैजिशियंस कमजोर हो रहे हैं। अगले ही सेकंड रेन ने धीरे से माना जमा की। फिर एक चकाचौंध रोशनी आसमान में जा लगी और आखिरकार एक रंग बिरंगी मैजिक बन गई। ये मैंने बनाई हुई मैजिक का सार है। बिल्कुल शुरू से आखिर तक मैंने ही ये स्पेल बनाया है। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम सब अपने खुद के स्पेल ढूंढने वाले मैजिशियन बनो। और यही इस एग्जाम का मकसद था। 49 सवालों के जवाब याद करके पूरे किए जा सकते हैं और आखिरी सवाल है मैजिक के सार का विश्लेषण करना। मेरी इच्छा है कि तुम सब वो मैजिशियन बनो जो ये आखिरी सवाल भी हल कर सके। ये सुनकर चेल्सी को अचानक कुछ समझ आया। इसलिए तो ये आखिरी सवाल नहीं बनता। क्या रियो भैया ने हार मान ली? बहुत अफसोस की बात है। सोचा था मैजिक डिपार्टमेंट में उनसे बातें करूंगी। तभी साइड के असिस्टेंट ने प्रोफेसर रेन से कहा, प्रोफेसर, एक स्टूडेंट ने आखिरी सवाल हल कर लिया है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया। मेरे प्रोफेसर बनने के बाद से ये पहला पूरा नंबर आया है। खड़े हो जाओ, देखूं कौन है। लेकिन फिर असिस्टेंट ने कुछ ऐसा कहा कि वो वहीं सन्न रह गया। उसने सिर्फ आखिरी सवाल हल किया है, बाकी सब खाली है। उसका नाम है रियो प्रोलोफ। जब रेन ने रियो को खड़े होने को कहा तो चेल्सी ने बोलना शुरू किया। रियो तो क्लास से पहले ही निकल गया था। ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आया। इसी वक्त रियो ने सेलिया को एग्जाम के बारे में बताया। तो तुमने सिर्फ आखिरी सवाल ही किया है? पहले समन में एक चूजे को पाला, फिर मैजिक में सिर्फ एक सवाल ही हल किया। रियो, तुम कमाल करते हो। क्यों ना तुम सिर्फ नाइट कला पर ध्यान दो। तभी एक शक्ल उसके पीछे आई। तो तुम ही रियो हो ना?
तुमने सारे सवाल हल किए बिना क्यों निकल गए? क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? और रियो ने कहा, प्रोफेसर आपने मुझे गलत समझा, मुझे लगा मैं एग्जाम में पक्का फेल हो जाऊंगा। आखिरी सवाल छोड़कर बाकी सब मुझे नहीं आते, क्योंकि मैंने घर पर पढ़ी बहुत पुरानी मैजिक किताब से मैजिक सीखी है, इसलिए मुझे आधुनिक मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर रेन प्रोफेसर बहुत खुश हुआ। शायद यही वो जीनियस है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब तुम पहले मेरे साथ एक जगह चलो। सीन पलटता है तब रेन ने ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवालों को इशारा करते हुए कहा, रियो स्टूडेंट प्लीज तुम ये सवाल हल करो। और वो अच्छे से जानता था अगर उसने वो सवाल संयोग से नहीं हल किया है तो उसने अपनी खुद की मैजिक प्रैक्टिस बना ली है। बस मुझे देखने दो तुम सच में जीनियस हो या नहीं। थोड़ी ही देर में रियो ने ब्लैक बोर्ड पर सारे सवाल हल कर दिए। ये देख रेन प्रोफेसर बहुत हैरान रह गया। इतना तेज कैसे है? क्या तुम माइंड रीडिंग वाला मैजिक जानते हो? परवाह नहीं, मुझे आखिरकार असली जीनियस मिल गया। सीन पलटता है, रेन उसी समय अल्बी के पैरों से लिपटा था। सीनियर बहुत थैंक यू। ये देख अल्बी ने उसे मैजिक से हवा में उछाल दिया। तुम आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। और उसने धीरे से कहा, सीनियर आपने जिस फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव रियो प्रोलोव की सिफारिश की थी वो लड़का मैजिक में जीनियस है, लेकिन मेरा ख्याल है वो नाइट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। ये सुनकर रेन ने नाराजगी से कहा, वो लड़का मैजिशियन ही बनेगा। उस लड़के को नाइट डिपार्टमेंट में भेजना मैजिक का अपमान है। फिर अल्बी ने अन्ना को इशारा किया, जल्दी से इस आदमी को वापस ले जाकर पढ़ा। तभी रियो धीरे से अल्बी के पीछे आया। ये देख अल्बी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैजिशियन चाहे अब हो या पहले हमेशा बिना रियल लाइफ के लोग ही रहे हैं। एक हफ्ते बाद टेम्परेरी क्लास खत्म हो गई। उस वक्त रियो छत पर बैठा हीरो काइल की किताब पढ़ रहा था। दूसरी तरफ तीनों प्रोफेसर तेजी से प्रिंसिपल के पास पहुंचे, क्योंकि रियो ने एक साथ तीनों सब्जेक्ट्स में पढ़ने के लिए अप्लाई किया था। एकेडमी बनने के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ था। तीनों प्रोफेसर को आपस में लड़ता देख प्रिंसिपल को वो काल्पनिक हीरो याद आ गया। पांचवां हीरो, जिसे नाइट हीरो कहा जाता था, काइल। वो इतिहास का इकलौता हीरो था जिसमें सारी काबिलियत थी। सीन पलटता है, सेलिया और चेल्सी दौड़ लगा रहे थे और काइल बहुत हैरान था। वो लोग वीकेंड पर भी क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार दौड़ ही रहे हैं? इसकी वजह यह है कि फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे जरूरी चीज है। तब चेल्सी ने बताया, कॉम्बैट मैजिशियन के लिए सबसे जरूरी चीज है शारीरिक ताकत, इसलिए वो दौड़कर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इसी वक्त काइल ने पूछा, रियो और सेलिया का क्या रिश्ता है? इतने करीबी क्यों हैं? मुझे लगा तुम दोनों कपल हो। इस पर सेलिया ने जवाब दिया, वो मेरी मौसी का बेटा है। तो क्या वो भी जेल्डिंग परिवार से है? सख्त अर्थों में तो नहीं। तभी रियो ने कहना शुरू किया, चलो अब सही मायने में प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फिर रियो सेलिया की बांह पकड़कर उसे प्रैक्टिस ग्राउंड की तरफ ले गया। सीन पलटता है, डिवीजन डे पर रियो को फ्रेशमैन क्लास 5 में डाला गया, बिल्कुल काइल के साथ ही। सोचा नहीं था कि चेल्सी भी इसी क्लास में डाली जाएगी। और काइल को बड़ा कुतूहल था, तुमने वीकेंड पर क्या किया था? इसे इतना थक कर कैसे रखा? बस थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिस किया। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, फ्रेशमैन साल खत्म होने तक तुम में से कितने बचेंगे? बेचारे जूनियर्स। इसी वक्त उनके पीछे से एक और आवाज आई, उनके मुकाबले तो मुझे लगता है तुम सबसे ज्यादा बेचारे हो, है ना? ये बोलने वाला था क्लास 5 के क्लास टीचर हार्लिंड एडमंड। और हार्लिंड को देखते ही दोनों चुपचाप बैठ गए और हिलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने सबसे कहा, ये वो क्लास है जिसमें नए लोगों में से सबसे कम नंबर वाले बच्चे हैं। तुम में से कईयों ने मेरे बारे में कहानियां सुनी होंगी। मेरा निकनेम है रोना दीवार। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं खुद से तुम्हारा क्लास टीचर क्यों बना। ये सुनकर कार्ल ने कहा, क्या इसलिए कि हमारे अंक सुधारने में हमारी मदद करें? कार्ल, तुम क्लास में सबसे आखिरी हो, तुम्हारी सोच बहुत ही हास्यास्पद है। क्या किसी को पता है लूमेल एकेडमी में स्टूडेंट्स का क्या फर्ज होता है? तब चेल्सी ने कहा, इंटर्नशिप मिशन पूरा करना और हीरो वर्ल्ड को कंप्लीट करना। बिल्कुल वही, लेकिन मैं हीरो वर्ल्ड में तुम्हारा दुखद अंत देख चुका हूं। सिर्फ पीछे खिंचाव लाने वाले लोगों के लिए बेहतर है कि जल्दी स्कूल छोड़ दें। इसीलिए मैं क्लास 5 का क्लास टीचर बना हूं और इसी वजह से लोग मुझे रोना दीवार भी कहते हैं। तभी हार्लिंड की नजर एक तरफ बैठे रियो पर पड़ी। ये लड़का शायद बच सकता है। प्रिंसिपल ने सोचा कि वो पागल हो गया है। वो एकेडमी में ग्रेजुएशन क्लास का टॉप रैंकिंग प्रोफेसर होते हुए भी आखिरी नंबर वाली क्लास का टीचर खुद बनकर आया। वो बस खुद देखना चाहता था, रियो कहीं उस काल्पनिक हीरो कार्ल की तरह सिर्फ डींगे मारने वाला तो नहीं, या फिर वो इतिहास का पहला ऑलराउंडर हीरो बन सकता है। हार्लिंड के रियो पर ध्यान देने के बाद उसने सबको कहा, सब जाओ ट्रैक सूट पहनो। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, तुम लोग अभी अभी लूमेल एकेडमी आए हो। इस क्लास में मैं पहले तुम्हारी सारी बुरी आदतें बदलूंगा। जानलेवा रियल फाइट में तुम्हारे ख्याल से कौन सी चीज तुम्हारी जान बचा सकती है? क्या तुम्हारे आसपास के भरोसेमंद साथी? नीला कावेन ने धीरे से पूछा। जवाब गलत है, वो है अपनी खुद की स्किल। लगातार अपनी स्किल को निखारो, उसी से मुश्किल घड़ी में अपनी जान बचाओगे और साथियों की मदद कर सकोगे। लेकिन क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारे साथी तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं? तभी एक शख्स ने हाथ उठाया, प्रोफेसर हार्लिंड, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। तो फिर मुझे अपनी मैजिक नाइट वाली कला दिखा। पहले एक साधारण फायरबॉल करके दिखा, इलियाना। अगले ही सेकंड इलियाना ने अपने हाथ में एक फायरबॉल जमा कर ली, लेकिन प्रोफेसर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बस इतना ही है, ये फायरबॉल तो रास्ते में चलती चींटी को भी मार नहीं सकता।
ये सुनकर इलियाना ने उसमें और भी माना डाल दी। फिर देखते ही देखते उसके हाथ में दो बहुत बड़े फायरबॉल दिखे। उनमें से हर एक की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। ये देख प्रोफेसर ने संतोष से सिर हिलाया, तो फिर अपने उसी फायरबॉल को इस चीज पर लगाकर दिखा। अगले ही पल एक हरी स्प्रिट बुला ली गई। उसी वक्त वो स्प्रिट इलियाना के सामने जाकर उसे अच्छे से चिढ़ाने लगी। ये देख इलियाना को बहुत गुस्सा आया और फिर उसने जमा किए हुए फायरबॉल सीधे उस पर दे मारे, लेकिन वो आराम से बच गई। तब प्रोफेसर की आवाज फिर से आई, एक फायरबॉल भी नहीं लगा सकते, चाहे कितने ही क्यों ना हो, बेकार है। तो अब तुम लोगों को लगा कि तुम में एप्लीकेशन स्किल्स की कमी है। जब तक सिल्वर को पकड़ नहीं लोगे तब तक ये क्लास खत्म नहीं होगी। लूमेल के जूनियर्स, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। ये सुनकर रियो के दिमाग में बात घूम गई। उसकी बातें भले बुरी लगती हों, लेकिन वो सही है, तो मैं भी प्रैक्टिस में भाग लेता हूं। उस वक्त प्रोफेसर दूर से रियो को देख रहा था। जरा दिखा तो अपनी स्किल, देखें कहीं तू उस काल्पनिक हीरो काइल की तरह सिर्फ डींगे तो नहीं मारता। सीन पलटता है, सब लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे सिल्वर को पकड़ने की, लेकिन वो बड़े आराम से बचता जा रहा था। तभी रियो ने क्यू फील्ड को अपनी टांगों पर फोकस किया। अगले ही सेकंड वो तेजी से सिल्वर की तरफ दौड़ा। शायद वो इतिहास का पहला ऑलराउंडर हीरो बन सकता है। उस वक्त चेल्सी बहुत हैरान थी, ये इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है। इसी बीच रियो सिल्वर के बहुत करीब पहुंच गया था। तभी वो उछलकर हवा में सिल्वर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बच निकला। ये देख रियो ने फौरन क्यू फील्ड को अपने दाहिने हाथ पर फोकस कर दिया। जैसे ही रियो की क्यू फील्ड सिल्वर को काबू करने वाली थी, अचानक एक शख्स सामने आया और पलक झपकते ही सिल्वर को पकड़ लिया। आने वाला था सेंट्रल चीफ ड्यूरान। तभी एक आवाज आई, लगता है हमारी क्लास ने तुम्हें एक सबक सिखा दिया। ये बोलने वाला था फ्रेशमैन क्लास 1 का क्लास टीचर सेडिसन, जो ग्रेजुएशन क्लास वोटिंग में दूसरे नंबर पर था। तब हार्लैंड ने बिना उत्साहित हुए कहा, तुम ही मेरी जगह क्लास ले लो। और वही था ग्रेजुएशन क्लास वोटिंग में पहले नंबर पर। साथ ही सुनने में आया कि आयन, यूरा और रेन प्रोफेसर उन्हीं के चेले हैं। और नीला ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? ये तो क्लास के बड़े जानकार होने की वजह से है। तब सेडिसन ने कहना शुरू किया, हार्लैंड, पता नहीं क्यों तुम अंडरग्राउंड क्लास का टीचर बने हो, लेकिन मैं जल्द ही जान जाऊंगा। मैं प्रपोज करता हूँ क्लास 1 और क्लास 5 के बीच टूर्नामेंट करवाया जाए। गेम है लूमेल की ऐतिहासिक बॉल गेम बास्टेला। ये सुनकर हार्लैंड को मजा आ गया। ये मैंने सोचा ही नहीं था। ये प्रैक्टिकल सीखने का सबसे तेज तरीका है। फिर हार्लैंड ने सबसे कहा, मैं तुम्हें एप्लीकेशन स्किल्स प्रैक्टिस करने का मौका देता हूं, और वो है क्लास 1 के खिलाफ बास्टेला मैच खेलना। इसमें एक अतिरिक्त शर्त यह है कि अगर हारे तो सब एकेडमी से बाहर। हार्लैंड की अपनी शर्त बताने के बाद वहां खड़े सब लोग बहुत हैरान रह गए। ये सच में कह रहे हैं? पता है क्लास 1 में 3 चीफ हैं। और प्रोफेसर ने बिल्कुल बिना परवाह किए कहा, तो फिर तुम लोग भरसक कोशिश करो, बस अपनी हदें पार करते जाओ। लेकिन तुम लोग टेंशन न लो, हमारी क्लास में तो ऑलराउंडर फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव है। बास्टेला खेलने के लिए 6 रिप्रेजेंटेटिव चुन लो। रियो। ये सुनकर रियो के दिमाग में बात घूम गई। वो मेरी परीक्षा लेना चाहता है। हार्लैंड की नजरों से ऐसा लगता है वो मुझसे नफरत नहीं करता। और लूमेल एकेडमी में आने के बाद इस हफ्ते मैंने काफी बच्चों को उदास देखा है। शायद प्रोफेसर चाहते हैं कि मैं उन कमजोर क्लास 5 वालों का मनोबल बढ़ाऊं। इस मैच में ऐसा कोई तरीका जरूर होगा जो क्लास 5 के मनोबल को बढ़ा सके। सीन पलटता है, उस वक्त क्लास 1 ने अपने खिलाड़ी चुन ली, क्लास 5 ने भी अपने खिलाड़ी चुन ली। हालांकि क्लास 5 के स्टूडेंट थोड़े डरे हुए लग रहे थे। रियो ने पूछा, तुम लोग इतना डरे क्यों हो? तब चेल्सी ने बताया, बास्टेला लूमेल का पारंपरिक गेम है। ये एक बहुत ही जोखिम भरा बॉल गेम है। तभी सेलिया की आवाज आई, चेल्सी तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? क्या पहले से ही हार माननी शुरू कर दी है? बकवास है, मैं गिल्डिंग परिवार से कभी नहीं हारूंगी। इसी वक्त रियो ने धीरे से सबको हिम्मत बंधाई, टेंशन न लो, हम कभी नहीं हारेंगे। रियो, बस देख लेना, मैं तुम्हें अपनी स्पेशल ट्रेनिंग का नतीजा दिखाऊंगा। यहाँ तक कि क्रॉय ने भी मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, रियो इस बार मैं तुमसे हारने वाली नहीं। थोड़ी देर बाद सेडिसन ने सबको आवाज लगाई, हर क्लास के प्लेयर्स कृपया स्टेडियम में आ जाएं। अगले ही सेकंड सब लोग धीरे से स्टेज पर आ गए। प्रोफेसर बोले, क्लास 5 तैयार है। वेंजस प्रोफेसर ने तुरंत एक बास्केटबॉल बुलाई और फिर जोर से हवा में फेंक दी। उसी वक्त रियो और ड्यूरान ने फुर्ती से क्यू फील्ड यूज करके हवा में उछलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार ड्यूरान ने पहले मौका ले लिया। एक बिजली की चमक के साथ ड्यूरान ने बास्केटबॉल ले ली। तो पहले क्लास 1 हमला करेगी। इस मौके पर रियो ने टेलर से कहा कि वो मैच के नियम समझा दे। बास्टेला का नियम बहुत आसान है, बॉल में क्यू डालना है, चाहे हाथ से मारो या पैर से, बस गोल करना है। जो पहले 11 पॉइंट ले जाएगा वो जीतेगा। उसी वक्त ड्यूरान ने धीरे से क्यू फील्ड जमा की। अगले ही सेकंड उसने बिजली से लिपटी बास्केटबॉल सीधे आगे फेंकी और उसका निशाना था रियो। ये देख रियो ने फौरन क्यू यूज करके किनारे हटने की कोशिश की, लेकिन बास्केटबॉल उछलकर सीधे क्लास 5 के डिफेंस पॉइंट में जा लगी। ये देख क्लास 1 के स्टूडेंट्स भड़क उठे, जबकि किनारे खड़े क्लास 5 के स्टूडेंटों के चेहरे उतर गए। क्या हार्लैंड प्रोफेसर सच में चाहते हैं कि हम सबने एकेडमी छोड़ दें? तभी रियो ने टेलर से पूछा, मैं अटैक का मौका कैसे पाऊं?
ये 3 तरीके हैं। पहला, बॉल विपक्षी के अटैक रेंज से बाहर चली जाए। दूसरा, हम बॉल पकड़ लें। इसी वक्त बास्केटबॉल ने सीधे इलियाना को मारा। मैच चल रहा है, इतनी बेफिक्र बातें कर रहे हो। तीसरा, विपक्षी पर अटैक करके या उसे रोककर, जैसे अभी हुआ। मेंबर को बॉल लगती है और वो खेलने लायक नहीं रहता, तब तुम बॉल से उन पर अटैक कर सकते हो। उसी वक्त रियो ने धीरे से जमीन पर गिरी बास्केटबॉल उठाई। एक्सप्लेनेशन के लिए थैंक यू। अब बारी है हमारे अटैक करने की। फिर इलियाना अब चल नहीं सकती थी, तो उसे मैच से बाहर होना पड़ा। उसी वक्त सेडिसन सोच में पड़ गया। बास्टेला मैच के दौरान जिस टीम में स्ट्रॉन्ग फायर क्यू फील्ड हो, वो अक्सर बढ़त बना लेती है। जेल्डिंग परिवार की आग इंसानों में सबसे तगड़ी होती है। उसने हार्लिन से कहा, तुम्हें पता है हमारी क्लास में सेलिया है, फिर भी तुमने मैच के लिए हाँ कर दी। पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन इस बार तुम नहीं जीत सकते। जबकि हार्लिन ने बिल्कुल बिना डरे जवाब दिया, तुम्हें हमारे पहले चेले जेल्डिंग परिवार के बच्चे के बारे में कुछ याद है? बिल्कुल, वो थी बास्टेला की क्वीन। उसी क्वीन का बेटा मेरी क्लास में है। ये सुनकर सेडिसन का चेहरा विश्वास करना मुश्किल कर रहा था। दूसरी तरफ जब क्लास 5 के स्टूडेंट्स काफी मायूस हो रहे थे, रियो ने अचानक अपनी तगड़ी माना रिलीज की। फिर बॉल में क्यू डाली और फिर सीधे विपक्षी के डिफेंस पॉइंट की तरफ जोर से फेंक दी। ये देख क्रॉय ने तुरंत बर्फ की दीवार बनाकर उसे रोका। रियो, जब तक मैं हूं तुम गोल नहीं कर सकते। उसी वक्त रियो एक ब्लिंक में उसके सामने आ गया। ये जरूरी नहीं है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सेवाएं जारी रखने के लिए कृपया अभी इस वीडियो पर लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके 401 कमेंट्स पूरे करें। अगर 401 कमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।